Hello students, you are welcome to my YouTube channel. Myself Sandeep Shah. Today we are going to start one new subject of class 12th, that is chemistry. तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12th की. तो इस सब्जेक्ट में सबसे पहले हम देखेंगे सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पहला चैप्टर है वो है द सॉलिड स्टेट. The first chapter as per the CBSE syllabus और CBSE pattern is the solid state यानी कि ठोस अवस्था. तो बच्चों सबसे पहले हम इस पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि सॉलिड क्या होता है और सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. तो जैसा कि आप लोगों ने पहले भी अपने क्लास में या प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. तो वहां पे आप लोगों ने लिक्विड, गैस एंड सॉलिड के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा होगा. तो सबसे पहले हम बेसिक से देखते हैं कि लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस में या फिर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में क्या डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या होता है. ठीक है, तो आइए इसको हम बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेके समझते हैं कि जो सॉलिड होता है, कोई भी अगर बॉडी अगर सॉलिड है, कोई भी मैटर अगर सॉलिड है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होगी उसकी कि उसका एक स्पेसिफिक शेप होगा, उसका एक मास होगा और वॉल्यूम होगा. लेकिन जो लिक्विड होगा, लिक्विड का शेप जिस भी कंटेनर में या फिर जिसके अंदर वो रखा होता है लिक्विड, उसका शेप उस कंटेनर के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है. यानी कि उसका मास तो होगा, वॉल्यूम तो होगा, लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होगा. और अब गैसेस की बात कर लेते हैं. तो गैसेस के केस में क्या होता है बच्चों, गैसेस के केस में उसका कोई एक डेफिनेट शेप भी नहीं होता है और वो जो होंगे उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इंटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंटर एटॉमिक या फिर इंटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं. और सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे, अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं. और जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो होता है, वो सॉलिड के केस में बहुत ही ज्यादा होता है. तो अब हम इसमें थोड़ा सा जो प्रॉपर्टी होगा वो सॉलिड के बारे में लिखेंगे. लेकिन ये जो चैप्टर है द सॉलिड स्टेट, ये चैप्टर पूरी तरह से हम एक इंटर एटॉमिक लेवल पे जाके स्टडी करने वाले हैं. कैसा कोई भी सॉलिड जो होता है, उस सॉलिड की जो प्रॉपर्टी होती है वो एटॉमिक लेवल पे कैसे होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और सॉलिड फॉर्मेशन कैसा होता है, एक जो बॉडी होती है वो किस तरह से सॉलिड बॉडी फॉर्मेशन होती है. तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं बेसिक्स के बारे में, एटम के बारे में. तो क्लास 11 की केमिस्ट्री में आप लोगों ने एटम्स और पीरियोडिक टेबल्स के बारे में पढ़ा होगा, डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी आप लोगों ने पढ़ी होगी. तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से एटम्स के बारे में. एटम तो एटम यानी कि अणु. ठीक है, एटम्स के बारे में. तो एटम में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हमें पता है कि कोई भी एटम अगर हम लेंगे तो एटम में वो जो होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा. ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा. इसका मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है. अब समझते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है. प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन्स जो होता है उसमें कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता, न्यूट्रल होता है. तो इसमें किसी भी एटम, अगर मैं किसी भी एटम की बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन की बात करूं या फिर हीलियम की बात करूं, तो वहां पे हम उसको कैसे स्पेसिफाई करते हैं. तो वहां पे स्पेसिफाई करने के लिए उसका एक एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक वेट और मास होता है. तो अब एटॉमिक नंबर की बात करते हैं. एटॉमिक नंबर बच्चों एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है वो हम देखते हैं. एटॉमिक मास और वेट क्या होता है. तो यहां पे एटॉमिक नंबर जो होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा. ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा. एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं. यहाँ पे नोटेशन यूज कर सकते हैं, जेड से यूज किया जाता है. नोटेशन कुछ भी हो सकता है. और एटॉमिक मास को ए से डिनोट करेंगे. तो एटॉमिक नंबर जो होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, और एटॉमिक मास जो होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा. नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, नंबर्स ऑफ
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, ये तो हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या मीनिंग है। यहां पे किसी भी एटम को लेके एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी एटम के लिए, वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां पे होते हैं बच्चों? जब हम एटॉमिक कन्फिग्रेशन बनाते हैं किसी भी एटम का, तो वहां पे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो वहां पे उनको इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, अब ये जो इलेक्ट्रॉन हो गए, इनका इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो हम चलिए समझते हैं इसको एग्जांपल्स के थ्रू। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसी भी मॉलिक्यूलर एटॉमिक नंबर के बेस पे जब हम उनका एटॉमिक कन्फिगरेशन या फिर जो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कितने होंगे, वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टी किस तरह से उस एटम की प्रॉपर्टी उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। तो ये दो तरह से हो जाएंगे, एन आयन एंड केट आयन, एन आयन एंड केट आयन। ठीक है, एन आयन इसको बोलते हैं। एन आयन और केट आयन को हम अब देखेंगे कि क्या होता है यहाँ पे। एन आयन जो होगा वो होगा निगेटिवली चार्ज, और केट आयन जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो एन आयन और केट आयन को समझते हैं। तो यहाँ पे कैसे, अब इसको हिंदी में अगर लिखें तो धन आयन और ऋण आयन होता है। ठीक है, तो एन आयन जो होगा निगेटिवली चार्ज होगा। अब इसको हम समझते हैं कि कैसे होगा। देखिए, जब हम एटॉमिक कन्फिगरेशन बनाते हैं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स अगर कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है या फिर डोनेट करता है, दूसरे को देता है, तो वो उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है, और जो गेन करेगा वहां पे निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सोडियम एंड क्लोरीन की बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, और अगर यहाँ पे सोडियम एंड क्लोरीन का जो होता है एटॉमिक नंबर होता है 17। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाते हैं तो इसकी जो एटम इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2, 8 एंड 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2, 8 एंड 7। तो अब देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सोडियम के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 है, जबकि क्लोरीन के लिए 7 है। तो इसकी टेंडेंसी जो होगी सोडियम की, वो टेंडेंसी होगी कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे या फिर इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, और क्लोरीन की टेंडेंसी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे ताकि वो स्टेबिलिटी हो जाए उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ जो बोर्स के मॉडल के अकॉर्डिंग 2n² के अकॉर्डिंग, अगर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 8 हो या 2 हो, इस तरह से रखा जाता है। तो यहाँ पे 8 होने के लिए ये 1 गेन कर लेगा, यहां से इससे ये 1 गेन करेगा, और इस तरह से क्या हो जाएगा, ये इसका 8 हो जाएगा, और उसका यहाँ पे 1 रिमूव कर देगा, तो यहाँ पे 2 और 8 हो जाएगा। यानी कि इस तरह से सोडियम और क्लोरीन का, दोनों का, सोडियम एंड क्लोरीन, तो सोडियम ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, तो यहां से इसका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और क्लोरीन का क्या होगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एन आयन क्या हो गया, ये जो निगेटिवली चार्ज हुआ है वो एन आयन हो गया, और ये जो पॉजिटिवली चार्ज हुआ वो सोडियम हो गया। तो यहाँ पे हमने इसका एन आयन और केट आयन का डिस्कशन क्यों किया, क्या इंपॉर्टेंस था इसका। इस चैप्टर पे सॉलिड की जो प्रॉपर्टी होगी वो उसका जो एटॉमिक बॉन्डिंग होगी सॉलिड्स की, वहां पे भी एन आयन और केट आयन का डिस्कशन होगा। इसलिए बेटर हुआ कि हम यहाँ पे डिस्कस कर दें। ये हम बहुत डिटेल में एटम्स की स्टडी नहीं कर रहे हैं, बस छोटा सा बेसिक कंसेप्ट था, इसलिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है अब हम वो देखने वाले हैं। इसको नोट कीजिए, जल्दी से एक कॉपी बनाइए, और उस कॉपी में हर एक पॉइंट को अच्छे से डिटेल में नोट कीजिए। मैं बहुत सारी चीजें बोर्ड पे नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि पॉसिबल नहीं है। मैं अगर बोल रहा हूं और उस टाइम पे आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, अगर एक बार में समझ नहीं आया तो दोबारा उसको रिप्ले करके देख सकते हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी इसको नोट कीजिए। और अब हम इस चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं यहां से सॉलिड स्टेट के बारे में। ये मैं इरेज कर रहा हूं।
I think now you have clear about what is anion and cation, what is the meaning of anion and cation, धन आयन और ऋण आयन का मीनिंग क्या होगा आप समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट डालिए हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, सॉरी क्लासिफिकेशन नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जो ठोस के गुण, ठोस के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। चलिए सॉलिड की प्रॉपर्टी वैसे आपको पता होगी, लेकिन हम जल्दी से थोड़ा सा शॉर्ट में सॉलिड की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहला जो प्रॉपर्टी होगा इसका स्पेसिफिक शेप होगा, डेफिनिट शेप होगा, डेफिनिट शेप, साइज और वॉल्यूम कह लीजिए, वॉल्यूम एंड मास होगा। ठीक है, सॉलिड की बात करें तो सेकेंड क्या हो सकता है इसकी प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो सकती है इसकी, सेकेंड प्रॉपर्टी होगी कि इस सॉलिड का जो इंटर एटॉमिक लेवल पे अगर हम बात करें तो इंटर मॉलिक्यूलर लेवल की अगर बात करें तो यहाँ पे डिस्टेंस जो उनके बीच इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो होता है, मतलब चलिए समझते हैं कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या होता है। तो कोई भी सॉलिड जो होगा, मैटर जो होता है वो और एटम से मिलकर बना होता है, एटम से जो मिलकर बना होता है उसको हम क्या कहते हैं। उसके बाद जैसे एटम, एक एटम और दो एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बहुत ही शॉर्ट होगा। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज वेरी शॉर्ट इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। देखिए अब क्या हुआ, एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स बने हैं उनके बीच का डिस्टेंस, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल से कोई भी मैटर बनता है या फिर सॉलिड बना, तो वो सब जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगा, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस होगा बहुत ही शॉर्ट होगा, शॉर्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सॉलिड केस में। थर्ड क्या हो सकता है, अब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस हो गया। अब फोर्स की बात करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो कैसा होगा। देखिए एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स पे उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है या रिपल्सन फोर्स होता है, वो फोर्सेस की क्या होगा, बहुत ही स्ट्रांग होता है। यहां पे लिखते हैं स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एंड जो फोर्थ होगा, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, यहां पे जो मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं उनका फिक्स्ड पोजीशन होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, यानी कि वो जिस एक फिक्स पोजीशन पे रहेंगे वहीं पे रहेंगे। गैसेस और लिक्विड की तरह एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे डिस्प्लेसमेंट उनका नहीं होगा। ठीक है, तो इसी वजह से उनका एक डेफिनेट शेप होता है, फिक्स्ड पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये हो गया, ये समझ में आ गया होगा कि उनका फिक्स पोजीशन होता है, जो वहां पे एटम्स होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे उनका फिक्स पोजीशन होगा। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो सॉलिड को अदर दूसरे इस मैटर के स्टेट से डिफरेंशिएट करता है, वो है इसका इनकम्प्रेसिबल नेचर होना और रिजिड होना। रिजिड का मतलब होता है कि सुदृढ़ होना, यानी कि हम उस पर फोर्सेस अप्लाई करते हैं तो उसके शेप में चेंजेस नहीं होता है। तो वो जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी रिजिडिटी को शो करता है, यानी इनकम्प्रेसिबल मतलब कंप्रेस नहीं कर सकते हैं हम, उस पर अगर प्रेशर अप्लाई करें तो वो चेंज उसके शेप में नहीं होता है, तो इसका मतलब यह है इनकम्प्रेसिबल हो जाएगा, इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो सॉलिड्स के बारे में हैं, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। और अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन होगा हम उसको पहले एक ट्री फॉर्मेट में देखेंगे, फिर उसके डिफरेंट एग्जांपल के साथ में हम डिफरेंट टाइप्स के सॉलिड का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पहला जो क्लासिफिकेशन होगा वो हो जाता है क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। अब क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस क्या होता है
वो देखते हैं कैसे डिफरेंस है। ये जो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस होता है उसका मीनिंग क्या है सॉलिड के लिए, हम वो देखते हैं। चलिए यहीं पे लिख लेते हैं, हम चेक देखते हैं क्रिस्टलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। पहला जो होगा वो होगा क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकेंड जो होगा वो होगा एमॉर्फस, एमॉर्फस सॉलिड। चलिए अब समझते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस होता है एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे इनका जो कंस्टिट्यूएंट यहाँ पे जिससे वो मिलकर बना होता है, जैसे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस जो होंगे जिनसे मिलकर बना होता है ये सॉलिड, वहां पे उनका एक रेगुलर पैटर्न होगा, रेगुलर शेप होगा, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होगा। और अमॉर्फस में मतलब वहां पे कोई भी एक सिस्टमैटिक या रेगुलर पैटर्न नहीं होगा, यानी कि उसका कोई भी आकार नहीं होगा। तो ठीक अब यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप एक लाइन लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट मैटर्स, कंस्टिट्यूएंट्स मैटर्स या फिर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनसे वो मिलकर बना हुआ है, फॉर एग्जांपल आयंस एंड आयंस और मॉलिक्यूल्स हैविंग रेगुलर पैटर्न, constituents particles is having regular पैटर्न या फिर रेगुलर शेप, और ये या एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है उनके बीच में, रेगुलर एंड पीरियोडिक एंड रिपीटेड अरेंजमेंट होता है। कैसे होगा वो हम समझ लेंगे, इसको अभी एग्जांपल देखें। पार्टिकल इज हैविंग रेगुलर arrangement and amorphous no regular pattern, no regular pattern और अरेंजमेंट। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने बेसिक्स समझा है। अभी इसके बारे में, एमॉर्फस के बारे में ज्यादा स्टडी नहीं करेंगे, एमॉर्फस का कोई क्लासिफिकेशन नहीं होगा। क्रिस्टलाइन के बारे में हम डिफरेंट टाइप की क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तो एग्जांपल के लिए अगर एमॉर्फस की बात करें, एग्जांपल चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहां पे पहले हम देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का कैसा होगा। सपोज करते हैं कि ये एक सॉलिड है, तो यहाँ पे जो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे यानी कि मॉलिक्यूल्स और एटम्स होंगे वो किस तरह से सिस्टमैटिकली अरेंज रहेंगे। अगर एक मॉलिक्यूल का शेप हम लेते हैं कि वो, ये हम समझ लेते हैं कि एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है यानी कि मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल अगर हम इसको स्फीयर के फॉर्म में है तो ये इस तरह से एक दूसरे से अरेंज्ड रहेंगे एक रेगुलर पैटर्न में। ठीक है, ये देखिए इनके बीच में एक रेगुलर पैटर्न है एक दूसरे से। इनका साइज जो होगा एक सेम साइज का होगा और लेयर बाय लेयर एक दूसरे से अरेंज्ड रहेंगे। तो ये क्या है? क्रिस्टलाइन। ये क्या है? क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब अगर हम एमॉर्फस को देखें तो एमॉर्फस कैसा होगा? एमॉर्फस में अगर हम मॉलिक्यूल्स का पैटर्न देखें या उनका जो अरेंजमेंट होगा वो देखें तो वो कुछ इस तरह से हो सकता है। एक रेगुलर पैटर्न आपको इसमें नहीं मिलेगा, इस तरह से इरेगुलर होंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा? अमॉर्फस हो जाएगा, अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने अब तक पढ़ा क्लासिफिकेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को पढ़ा। तो अभी क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस के बारे में हम लोग डिस्कस करिए। अमॉर्फस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? देखिए, अमॉर्फस वर्ड जो आया वो ग्रीक लेटर से आया है। ग्रीक लेटर्स मतलब कि
वो एक ग्रीक टर्म है, ग्रीक में एक वर्ड है अमॉर्फस, जिसका मीनिंग होता है नो शेप और नो फॉर्म, कोई भी आकार नहीं होना। जिसका कोई आकार नहीं होता है वहां पे क्या, उसको हम क्या बोलेंगे, अमॉर्फस बोलेंगे। यहाँ पे देखिए अमॉर्फस, ये आर है, ठीक है। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने सॉलिड के बारे में पढ़ लिया, अब उसके बारे में क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन तो हमने देखा क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, लेकिन अब क्रिस्टलाइन के अंडर में कितने टाइप्स के हो सकते हैं वो देखते हैं। तो यहां पे अब अगर हम देखें सॉलिड, चलिए सॉलिड को देखते हैं। तो सॉलिड का क्लासिफिकेशन देखते हैं। यहां आ जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, फिर उसके बाद आता है अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड के बारे में हमें देखना है। तो अमॉर्फस सॉलिड की बात हम लोग ने कर लिया कि अमॉर्फस सॉलिड का सिर्फ वही होगा अमॉर्फस ही, लेकिन क्रिस्टलाइन के बारे में हम डिफरेंट डिफरेंट देखते हैं। तो पहला जो होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड में वो हो गया मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है। यहां पे मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंडर में भी 3 टाइप्स के होंगे। पहला जो हो जाएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड में। पहला जो होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, फिर उसके बाद होगा मेटालिक सॉलिड, मेटालिक, मेटालिक सॉलिड, फिर उसके बाद होता है देन वी आर हैविंग आयोनिक सॉलिड। अब इसके बाद देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर में ये, अमॉर्फस के अंदर में ये नहीं है, क्रिस्टलाइन के अंदर में ही है। मैं इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद होता है जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट टाइप का होगा वो हो जाएगा कोवैलेंट, 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 कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, कोवैलेंट और नेटवर्क, ठीक है। ये अब हम लोग इसके बारे में देखने वाले हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर मेटालिक, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड और कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड होगा। तो अब देखिए इनके बीच में क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो हम लोगों ने सॉलिड्स की बात कर रहे हैं बच्चों, तो उनके बीच में क्या डिफरेंस है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। मॉलिक्यूलर सॉलिड का मीनिंग हो गया कि इसकी ये जो बेसिक इसमें जो एलिमेंट होगा या फिर इसका जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो मेटल मॉलिक्यूल्स होंगे, और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो होगा फोर्सेस होंगे, उनके बारे में स्टडी करेंगे। अब मेटालिक सॉलिड में मेटल होगा, आयनिक में आयन जैसे एन आयन, केटायन, इस तरह से आयन के बारे में हम बात करेंगे। और कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड के बारे में, कोवैलेंट बॉन्ड जिस तरह से, ये इन सब के बारे में इसके बेसिक्स आप लोग 11th में पढ़ा होगा। अब ये क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। एक टेबल फॉर्म में हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे। फिर अभी इसके बारे में देखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड और कितने तरह के हो सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं मॉलिक्यूलर सॉलिड। एंड नेक्स्ट होगा
इसमें ये आ जाएगा। उसके बाद पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और देन हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। अब ये क्या क्या है कि इसमें क्या डिफरेंस है वो भी हम अच्छे से स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड में ये भी दो तरह से हो जाएगा। पहला जो होगा टू डायमेंशनल होगा, हो जाएगा, और 3 डायमेंशनल। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ क्या हुआ यहाँ पे, in case of solid we are having two types of solids, that is the first one is crystalline solid and next is amorphous solid. Now under crystalline solid we can have molecular solid and metallic solid, ionic solid, covalent or network solid. Now again under molecular solid we are having different 3 types of solids, that is non-polar molecular solid, and then polar molecular solid, and then hydrogen bonded molecular solid. Okay, this is having only one. Again in covalent or network solid we are having 2 types of molecular solid, 2 types under this covalent or network solid. The first one is 2 dimensional and next is 3 dimensional covalent solid. अब यहाँ पे तो हम लोगों ने इसको ट्री के फॉर्म में देख लिया, लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, इसके बारे में हम एक टेबल फॉर्मेट में डिटेल में स्टडी करेंगे। डिफरेंट पॉइंट्स के अंडर डिफरेंट ये जितने भी टाइप्स का अभी हम लोग डिस्कशन किया उसके बारे में करने वाले हैं। इसको जल्दी से आप नोट कीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। तो बच्चों आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो ये था सॉलिड के बारे में बहुत ही बेसिक, सॉलिड स्टेट्स के बारे में बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब हम डिफरेंट क्लासिफिकेशन इस सॉलिड के बारे में डिटेल में थोड़ा सा स्टडी आगे और करेंगे। तो चलिए, अब यहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी डाउट होता है इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने ये ग्रुप बनाया हुआ व्हाट्सअप का 998111888938। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।